Hello everyone, this video is about the parasitic adaptations in helminths. Helminths are the group of invertebrate organisms which belongs to the platyhelminths and nematohelminths. पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। इसमें जो एक जो होस्ट होता है वो लॉस में जाता है और जो पैरासाइट होता है वो हमेशा बेनिफिट में रहता है। तो इसके अंदर जो इंटरेक्शन होती है द होस्ट के बीच में और पैरासाइट के बीच में प्लस माइनस की होती है। जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को यूज़ करता है अपने फूड के लिए, नरिशमेंट के लिए, अपने शेल्टर के लिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ साइकिल वहाँ पे परफॉर्म कर सके और अपने नंबर को बढ़ा सके। इन द पैरासिटिक अडेप्टेशन the parasite is benefited, that's why it is positive interaction, and the host one is harmed, that is why it is negative for the host. So overall it is a plus minus interaction. Now we will talk about the morphological adaptations. मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस मतलब वो अपने बॉडी के ऊपर क्या क्या अडेप्टेशंस करते हैं जिससे कि उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। अडेप्टेशंस कोई भी क्यों करता है? क्योंकि वो अपने सर्वाइवल रेट को बढ़ाना चाहता है। इसमें सबसे पहले आता है डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स। मेनली जो ऑर्गन्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं जिनका बॉडी के अंदर बहुत कम काम होता है या कोई काम नहीं होता है। इन ऑर्गन्स का पार्शियल डीजनरेशन भी हो सकता है और टोटल लॉस भी हो सकता है। इसके अंदर ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, जैसे कि आपको पता है पैरासाइट होस्ट बॉडी के अंदर रिसाइड करते हैं मेनली, तो वहाँ पे उनको नरिशमेंट वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, शेल्टर तो उनको मिल ही रहा है, तो उन्हें ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए उनके जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं वो या तो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं या फिर पार्शली डीजनरेट हो जाते हैं। बट जो लार्वल फॉर्म्स होती है उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं शीलिया की फॉर्म में, जैसे क्योंकि उसको मूवमेंट करनी होती है। इसका एग्जाम्पल है मिरासीडियम लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका। नेक्स्ट वन इज ट्रोपिक ऑर्गन्स। ट्रोपिक ऑर्गन्स मेनली कंसर्न होते हैं न्यूट्रिशन को लेके। जैसे कि पैरासाइट अपना खाना पूरी तरह से उनका खाना डिपेंडेंट होता है होस्ट के ऊपर, इसलिए वो अपने जो एलिमेंट्री कनाल बोल सकते हैं उसको टोटली या पार्शली डिसअपीयर कर देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत उसको पड़ती नहीं है। एलिमेंट्री कनाल का मेन काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, तो लेकिन पैरासाइट्स को फ़ायदा क्या होता है कि वो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं तो उन्हें पार्शली डाइजेस्टेड या फुली डाइजेस्टेड खाना मिल जाता है, तो उन्हें एलिमेंट्री कनाल की एज सच रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इसका एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम में फेयर डिग्री ऑफ डीजनरेशन पाया जाता है एलिमेंट्री कनाल के अंदर। नेक्स्ट वन आता है नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स। जो एंडो पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट्स मतलब जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं और होस्ट के अंदर लाइट होती नहीं है, डार्कनेस होती है, इसलिए उनको ज़्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ना ही उन्हें फोटो रिसेप्टर्स या आइज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कम्प्लीटली लॉस्ट होती है आइज़ इनके अंदर और फोटो रिसेप्टर्स भी। जो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो भी एंडो पैरासाइट्स में रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू द फ्री लिविंग स्पीसीज़। जैसे कि मान लीजिए दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक एंडो पैरासाइट है जो होस्ट के अंदर रह रहा है और एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बाहर रह रहा है। जो अंदर रह रहा है एंडो पैरासाइट है उसको स्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है होस्ट की बॉडी के अंदर में, वहाँ पे डार्कनेस है, तो ना तो उसको नर्वस सिस्टम की ज़रूरत है ना ही उसको आइज़ या फिर फोटो रिसेप्टर्स की ज़रूरत है। और जो ऑर्गेनिज्म बाहर रह रहा है वो अनस्टेबल और हार्श एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसको वहाँ पे एक वेल डेवलप्ड या फिर नॉर्मली नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और फोटो रिसेप्टर्स या फिर आइज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सेम फाइलम से दोनों स्पीसीज़ बिलोंग करती हो। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है अटेनमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स। नए ऑर्गन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उनको होस्ट की बॉडी में अपने आप को अच्छे से स्टेबलाइज कराना होता है और
ताकि वो अपनी लाइफ को आराम से जी सके होस्ट की बॉडी के अंदर। सो फॉर देयर प्रॉपर एडजस्टमेंट दे नीड अटेनमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स। इसके अंदर सबसे पहले आता है शेप ऑफ द बॉडी। शेप ऑफ द बॉडी में क्या होता है कि जो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो अपनी बॉडी को या तो राउंड या फिर डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड कर लेते हैं, और रिबन लाइक भी बोल सकते हैं उसको। वो उन्हें मदद करती है फिट होने में होस्ट की बॉडी के अंदर, जो भी स्पेस उनको मिलता है उसके अंदर। जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं पैरासाइट के, वो एपिडर्मिस को लॉस कर देते हैं और एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग बना लेते हैं अपने ऊपर, जिससे कि वो थिक क्यूटिकल होती है जो वो उनको एक तो उनका रेसिस्टेंस कम कर देती है, जिससे कि अब्रेसिव एक्शन ऑफ फूड उन पे काम ना कर पाए। और रेसिस्टेंट होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एंटीटॉक्सिन्स के भी, जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं, जो उनको फॉरेन या पैथोजन से बचाते हैं। जो क्यूटिकल होती है वो परमिएबल होती है वाटर से, और ताकि जो एंडोपैरासाइट होता है वो अपने फूड को एब्जॉर्प्शन कर सके। कुछ प्रोटेक्टिव स्पाइंस भी अराइज हो जाते हैं क्यूटिकल के अंदर, जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। सेवरल ट्रीमेटोड्स में ये देखा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स। एडेसिव का मतलब क्या होता है? चिपकने वाले। तो एंडोपैरासाइट्स को एडेसिव ऑर्गन्स की क्या ज़रूरत पड़ गई? जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं आपको पता है कि वो होस्ट के अंदर रहते हैं, तो उन्हें खतरा रहता है कि कहीं वो डिसलॉज्ड या उसके अंदर बह ना जाए होस्ट की बॉडी के अंदर, क्योंकि एंडोपैरासाइट्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर। सो अपने आप को वहाँ पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैच कराए रखने के लिए उनको कुछ एडेसिव ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या होता है? अडल्ट फ्लैटफॉर्म्स जो होते हैं उनके अंदर अपर हाफ जो होता है बॉडी का, उसको एसिटाबुलम बोलते हैं। एसिटाबुलम इज़ प्रेजेंट विच एक्ट्स एज एंकरिंग स्ट्रक्चर। एसिटाबुलम एक एंकरिंग स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल हो गया इसका फैसियोला हिपैटिका। नेक्स्ट वन इज़ सक्कर्स। सक्कर्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स होते हैं ये अटैचमेंट के लिए, ठीक है। वो ट्रीमेटोड्स और सिस्टोड्स दोनों में पाए जाते हैं। फैसियोला हिपैटिका में दो टाइप के सक्कर्स पाए जाते हैं। वन इज़ द एंटीरियर सक्कर विच इज़ सराउंडिंग माउथ एंड अ लार्ज वेंट्रल सक्कर। ये दो टाइप के सक्कर्स फैसियोला हिपैटिका में पाए जाते हैं। टीनिया सोलियम देयर आर 4 सक्कर्स ऑन द स्कोलेक्स, और टीनिया सोलियम में 4 सक्कर्स पाए जाते हैं स्कोलेक्स पे। द नेक्स्ट वन इज़ द हुक्स। द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ सिस्टोड्स एंड ट्रीमेटोड्स बियर हुक्स एंड स्पाइंस एज ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट। नेक्स्ट वन इज़ द जाज। जैसे हमारे अंदर भी जाज प्रेजेंट होते हैं, तो इन नीमेटोड्स लाइक द एस्कैरिस काइटेनियस जोज आर प्रेजेंट। काइटेनियस जोज प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर में, विच हेल्प्स देम टू एंकर विद द वॉल ऑफ द गट, जो कि होस्ट की गट के अंदर अपने आप को चिपकाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ग्लैंड्स। द सीक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नियर द माउथ इन सर्टेन हेल्मिन्स हेल्प देम इन टिश्यू डाइजेशन। अब आ जाती है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। इसके अंदर सबसे पहले आता है सिक्रीशन ऑफ एंटी एंजाइम्स एंड म्यूकस। जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर, तो उन्हें खतरा ही बना रहता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ हो गए होस्ट की बॉडी में तो वो उनको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए पैरासाइट्स कुछ अडेप्टेशंस को डेवलप करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसके अंदर आता है कि भाई स्ट्रॉन्ग इम्परमिएबल क्यूटिकल का डेवलपमेंट कर लेते हैं, जिससे कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो एंडोपैरासाइट्स की बॉडी के अंदर तक ना पहुंच पाए और क्यूटिकल एज ए बैरियर काम करे। जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट को स्टिमुलेट करते हैं कि वो म्यूकस को सिक्रीट करे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो म्यूकस रिलीज़ हो वो उसको डाइजेस्टिव जूसेस से बचाए, होस्ट को ही
स्टिमुलेट करते हैं कि वो भाई म्यूकस सीक्रेट करे और उसका ही म्यूकस उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स से एंडोपैरासाइट को बचाएगा। जैसे कि अपने अंदर भी जब कोई वायरल अटैक होता है तो हमें खांसी जुकाम हो जाता है, उसमें भी क्या होता है, म्यूकस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर वायरस या जो भी पैरासाइट्स अटैक करते हैं तो वो हमारी बॉडी को भी स्टिमुलेट करते हैं म्यूकस सीक्रेट करने के लिए, जिससे कि जो हाईली एसिडिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनसे खुद को बचाने का काम करते हैं। कुछ एंटी एंजाइम्स होते हैं जो पैरासाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो उनको गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाते हैं। अब ये जो फोर्थ वाला है इसके अंदर स्पेशल केस दे रखा है, किसका, टेपवॉर्म्स का। टेपवॉर्म्स के अंदर क्या होता है, लाइम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एसिडिक इफ़ेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को न्यूट्रलाइज करने के अंदर मदद करते हैं टेपवॉर्म की। नाउ द नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इज डेवलपमेंट ऑफ एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। एनारोबिक मोड मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करना। मोस्ट ऑफ द एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट के अंदर सरवाइव करते हैं जहाँ पे मेनली ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट रीजन होता है। इसी की वजह से वो जो उनका मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी बहुत कम होता है और उनको बहुत कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है होस्ट की बॉडी के अंदर। सो इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण जो हेलमिंथ पैरासाइट होते हैं वो अपनी बॉडी को एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के लिए अडेप्ट कर लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, और जो एनर्जी उनको रिक्वायर होती है वो उनको प्राप्त होती है फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन से। जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इस रेस्पिरेशन के वो होते हैं CO2 फैटी एसिड्स। और जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है तब वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं। तो इनके अंदर मॉडिफिकेशन मेनली यही है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, मगर खुद को सर्वाइव करवाते रहेंगे। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर अडेप्टेबिलिटी। जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, होस्ट की बॉडी का एनवायरनमेंट होता है, उसके सेम रखते हैं या फिर उससे स्लाइटली लेस रखते हैं जो होस्ट की बॉडी का एनवायरनमेंट होता है उससे। इससे उन्हें फ़ायदा ये होता है कि जो उनको नरिशमेंट चाहिए होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है होस्ट की बॉडी और पैरासाइट की बॉडी के अंदर, वो प्रिवेंट करता है डिस्टर्बिंग वाटर एक्सचेंज को होस्टर एंड एंडोपैरासाइट की बॉडी के, जिससे कि ना तो एंडोपैरासाइट की बॉडी में ज़्यादा ही वाटर आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा वाटर की नंबर या अमाउंट बढ़ेगा एंडोपैरासाइट की बॉडी में, ना ही इतना होगा कि बिल्कुल ही सारा वाटर उसकी बॉडी से लूज़ आउट हो जाए। एक नॉर्मल वॉल्यूम बना के रखते हैं पैरासाइट की बॉडी के अंदर इसके थ्रू। एक आता है नेक्स्ट वाला कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मीन्स रिस्पोंड अकॉर्डिंग टू द केमिकल्स। तो जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, और जो पैरासाइट होता है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग रिस्पोंड करता है। तो वो अपने अंदर कुछ वेज जनरेट कर लेते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसा भी केमिकल है उसके अकॉर्डिंग ही खुद को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेबरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो सर्वाइवल होता है पैरासाइट का होस्ट की बॉडी के अंदर वो हमेशा ख़तरे में ही रहता है कि पता नहीं कब उसकी डेथ हो जाए। जो एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल होती है वो मेनली कॉम्प्लेक्स होती है, उसके अंदर 2 से 3 होस्ट होते हैं, जिससे कि उसको बाहर के हार्श एनवायरनमेंट को कम से कम फेस करना पड़े और उसका मेनली लाइफ जो है वो होस्ट की बॉडी के अंदर ही निकल जाए, जिससे कि उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें सबसे पहली अडप्टेशन आती है वो होती है हर्माफ्रोडिटिज़म। हर्माफ्रोडिटिज़म में क्या होता है, मेनली ये क्यों अडप्ट करी जाती है कि बहुत प्रॉब्लम होती है पैरासाइट को अपना होस्ट
या फिर अपना मेट ढूंढने के लिए होस्ट के अंदर, क्योंकि मेट इजीली अवेलेबल होता नहीं है, तो वो अपनी बॉडी को ही ऐसे अडेप्ट करवा लेते हैं कि उन्हें मेट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जैसे कि टेपवॉर्म्स के अंदर जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं, ईच प्रोग्लोटिड में बहुत सारे प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं टेपवॉर्म की बॉडी में, लेकिन सभी प्रोग्लोटिड्स के अंदर फुल सेट ऑफ हर्माफ्रोडाइट सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या फिनोमिना परफॉर्म कर सकते हैं और उन्हें अदर मेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट वॉल। सिस्ट क्या होती है? बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है जो कि एग्स और लार्वा को कवर करके रखती है। वो उनको बचाती है जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके एक्शन से, ताकि वो जो एग्स और लार्वा हैं वो डैमेज ना हो जाएं। इसका एग्जाम्पल आता है हेक्साकैंथ लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम। इसके ऊपर 3 लेयर्स होती है सिस्ट वॉल की। हेक्साकैंथ लार्वा जो होता है टीनिया सोलियम का, उसके ऊपर 3 लेयर्स होती है सिस्ट वॉल की, जिससे कि वो उसको हार्श एनवायरनमेंट और डाइजेस्टिव जूसेस से बचाती है होस्ट की। नेक्स्ट जो आता है वो होता है फिकेंडिटी। फिकेंडिटी मतलब अपने एग्स को इतने ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करना कि वो अपने डेफिनेटिव पार्टनर तक पहुंच जाए और उनकी मेटिंग होकर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए। क्योंकि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि जो एग्स प्रोड्यूस होंगे वो अपने मेट के पास या फिर उसके पार्टनर के रिलीज़ करे हुए स्पर्म्स के पास पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन उनके बीच में हो पाएगा। तो जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो इनॉर्मस अमाउंट के अंदर एग्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाया जा सके। और अगर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे रेट ऑफ सर्वाइवल के, उससे रेट ऑफ सर्वाइवल को भी बढ़ाया जा सकेगा। इसके एग्जांपल आते हैं, सिंगल ग्रेविड प्रोग्लोटिड होती है जो टीनिया सोलियम की, वो अप्रोक्सीमेट 40,000 फर्टिलाइज्ड एग्स कंटेन करती है। जो फैसियोला हिपैटिका वो 30 से 35,000 अंडे प्रोड्यूस करते हैं। और जो एस्कैरिस होते हैं वो 2 लाख एग्स प्रोड्यूस करते हैं ईच डे। इतने ज़्यादा एग्स को रिलीज़ करने का मेन मोटो अपना सर्वाइवल बनाए रखना होता है एंडोपैरासाइट्स का। और उसके बाद लास्ट में आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ साइकिल। इसके अंदर क्या आता है, कोई भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं हेलमिन्स के, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस उनको इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और इंटरमीडिएट होस्ट की मदद से वो मिनिमाइज़ कर देते हैं अपना एक्सपोजर पीरियड टू द हार्श एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस। So by these different adaptations, the helminths adapt themselves for their survival.